Hello guys, so now I am going to explain you one of the most important topic among the lesson that's called as a transpiration. Yes, so क्या होता है ट्रांसपायरेशन हम डिटेल में देखते हैं. इस वाले टॉपिक में मैं आपको ट्रांसपायरेशन की कंसेप्ट, ट्रांसपायरेशन के टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा, यस, एंड एट द एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इजीली समझा दूंगा काफी कम समय में. यस, लेट्स बिगिन. व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? सी, पहले कंसेप्ट से डेफिनेशन समझ लीजिए. ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है इवोपरेशन ऑफ वाटर, और आप लॉस ऑफ वाटर भी कह सकते हो. काफी बुक में लॉस भी लिखा होता है. लॉस ऑफ वाटर या तो इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, in the form of vapor through aerial parts of plant or stomata of leaf is called transpiration. is called transpiration. yes, अब आप ये देखिए, ये हमारे सामने एक ट्री है. अब उस ट्री में ये ब्रांचेस के ऊपर एक लीफ है. एक लीफ आए मिनटों से हजारों लीफ होगी. ठीक है, अब इनके ऊपर है ना जनरल डिस्कशन मत कीजिए. तो एक ब्रांच, प्लांट के ऊपर ब्रांचेस है, ब्रांच के ऊपर हजारों लीफ है. मैंने आपको एक लीफ जूम करके बताइए जिससे मैं आपको ट्रांसपायरेशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा. तो ट्रांसपायरेशन ये देखिए, इवोपरेशन ऑफ वाटर मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. वाटर का लॉस हो रहा है, कौन से फॉर्म में? वाटर का लॉस हो रहा है वेपर फॉर्म में थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी. मतलब प्लांट के सभी ऊपर पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट्स में से वाटर का लॉस हो रहा है. या तो स्टोमेटा ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. लीफ के नीचे के साइड में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा में से वाटर वेपर के थ्रू, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. फिर से एक बार देख लीजिए, ट्रांसपायरेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट इवोपरेशन ऑफ अ वाटर और लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी में अपर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी और स्टोमेटा ऑफ लीफ. इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन का सिंपल मतलब होता है लीफ के स्टोमेटा में से पानी वाटर फॉर्म में बाहर निकलना, या तो प्लांट के ऊपर के हिस्से में से, ऊपर के कुछ पार्ट्स में से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना. इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. ठीक है, क्लियर होगा आपके माइंड में? जनरली लीफ जो होती है, लीफ के नीचे के साइड पे छोटे छोटे होल्स होते हैं. और हाँ, उन होल्स को नो डाउट हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, काफी बारीक होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं. उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकलता है. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, यस, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. बेसिकली ट्रांसपायरेशन के तीन टाइप होते हैं. बेसिकली ट्रांसपायरेशन फॉल अंडर थ्री मेन कैटेगरी एंड दिस ट्रांसपायरेशन इज वन इज अ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, सेकंड वन इज lenticular transpiration, and third one is stomatal transpiration. Third one is stomatal transpiration. See, what is cuticular transpiration? Cutin is nothing but the small cells present in the woody parts or either older plant or either older fruit. Cuticle एक छोटे छोटे माइन्यूट सेल्स होते हैं जो प्लांट के, ओल्ड प्लांट के बार्क के ऊपर, मतलब ओल्ड प्लांट के बाहर की स्किन के ऊपर, या तो कुछ ऐसे फ्रूट जो काफी ओल्ड हो चुके हैं उनके ऊपर ये क्यूटिन नाम के सेल्स होते हैं. और अगर क्यूटिन से रेस्पिरेशन होता है, सॉरी, क्यूटिन से अगर ट्रांसपायरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसका रेट ओनली 1% है, 0.1 to 1%. और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? Lenticular is a type of a transpiration which takes place through the lenticell. There are some, you can say, herbaceous stem in which small cell lenticels are present on the stem. And if transpiration takes place through such a cells, it is called lenticular transpiration. Most probably transpiration, 90 to 92% transpiration
स्टोमेटा से होता है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल। एक चीज समझ लीजिए, प्लांट अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, तो 98% प्लांट में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ओनली 2% यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, प्लांट अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब कर दे, मान लो प्लांट ने 100 ml वाटर एब्जॉर्ब किया, तो 100 में से 98 ml तो डायरेक्टली इवोपरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिर्फ 2 ml पानी, मतलब 2% जो वाटर होता है ना, वो ही पूरे प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद ट्रांसपिरेशन क्यों ना हो, गटेशन क्यों ना हो, फोटोसिंथेसिस क्यों ना हो, ग्लाइकोलिसिस क्यों ना हो, क्रेब्स साइकिल क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों ना हो, प्लांट में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, उन सभी रिएक्शंस के लिए वाटर सिर्फ 2% यूज में आता है, बाकी 98% तो वाटर लॉस्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। So guys, here we discuss now about the structure of a leaf. So basically I would like to tell you, in case of a monocotyledon plant, the leaf is called as isobilateral leaf, means both the side are similar. In case of dicotyledonous plant, leaf is dorsoventrally. Dorsoventral means dorsal and ventral, both the surface are different from each other. Why? I'll tell you. Ventral surface of a leaf is almost too much green in color because it directly faces to the sunlight, whereas dorsal surface is slightly darker in color just because it doesn't face to the sunlight. So it might show different type of a color, you can say based on the photosynthetic pigment present in the leaf or some chromophoric compound present in the leaf. मोनोकोट में जो लीफ होते हैं वो आइसोबायलेटरल लीफ होते हैं, मतलब दोनों साइड एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जो डाइकोट लीफ होते हैं, डाइकोट प्लांट के जो लीफ होते हैं वो डोर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड अलग अलग होते हैं। उनका वेंट्रल साइड सनलाइट को फेस करता है, इसके लिए वो ज्यादा ग्रीन होता है, और डोर्सल सरफेस जो होता है वो सनलाइट को फेस नहीं करता, इसके लिए उसका कलर थोड़ा शेड कम होता है। आइए देखते हैं। बेसिकली लीफ इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। So upper epidermis, between upper epidermis and lower epidermis, there is a presence of a mesophyll tissue. In the leaf, between the upper epidermis and lower epidermis, there is a presence of mesophyll tissue. Now this mesophyll tissue is further differentiated into two type of a cell, such as a palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma are the hard, they are the hard cell, and spongy parenchyma on self name indicate they are soft one. Spongy parenchyma are located above the lower epidermis and palisade parenchyma are located below the upper epidermis. Now below the lower epidermis, nearby the lower epidermis, there are some openings are present in the leaf. They are called as a stomata. And stomata are playing very important role in the process of transpiration. देखिए लीफ के स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे दोनों साइड एपिडर्मिस होती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब इन ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में मेसोफिल टिश्यू अवेलेबल होते हैं, जो कि दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पेलिसेड पेरेंकाइमा, स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। अब आप सोच रहे हो कि सर मेसोफिल टिश्यू और पेरेंकाइमा से अलग अलग क्यों बोल रहे हो? मेसोफिल टिश्यू का नाम है, ठीक है, और पेरेंकाइमा सेल्स के नाम है। तो ये जो टिश्यू है वो पेरेंकाइमा सेल से बने हुए हैं। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं पेलिसेड पेरेंकाइमा, नीचे वाले को हम कहते हैं स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। तो जो पेलिसेड पेरेंकाइमा है वो थोड़े हार्ड होते हैं और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा नाम के ऑर्गन होते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। So guys, now I am going to explain you the structure of stomata. So you can see this diagram is of stomata. At the center there is a stomatal pore is present, through which water comes out as well as oxygen bubble comes out during the opening of stomata. But during the closing of stomata, it carry carbon dioxide inside it.
that I tell you in the opening and closing of stomata in the mechanism. Stomatal pore is covered or protected by the guard cells. What is guard cells? Guard cells are the cells which protect the stomatal pore. In case of a dicotyledonous plant, these guard cells are kidney shaped, as you can see right now. In case of monocotyledonous plant, they are dumbbell shaped. So on the basis of structure of a guard cells, whether they are dumbbell shaped or kidney shaped, they can be visualized, they can be identified whether it is a dicot plant or monocot plant. Yes, and then guard cells are further protected by the subsidiary cell, also known as a accessory cell. Mechanism of opening and closing of stomata is mainly based on the concentration of potassium ions and hydrogen ion. Most probably potassium ion. If a potassium ion is more in the guard cell, yes, and less in the subsidiary cell, stomata will get open. And if a potassium ion is more in the subsidiary cell and less in the guard cell, then it will undergo closing of stomata. Are you getting, guys? See, stomata एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये उसका स्ट्रक्चर है पूरा. स्टोमेटा के सेंटर पे होता है स्टोमेटल पोर, जहां से वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर बाहर आता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, मतलब दिन में. और नाइट पीरियड में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है. स्टोमेटा गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं. गार्ड सेल, अगर ये गार्ड सेल किडनी जैसे दिखते हैं तो ये डाइकोट प्लांट है, और अगर ये डम्बल जैसे दिखते हैं तो ये मोनोकोट प्लांट है. तो आप लीफ को अगर माइक्रोस्कोप में देखो और उसके अगर गार्ड सेल्स को आप स्टडी करो तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये इसकी जो सीड होगी वो दो भाग में डिवाइड होगी या नहीं, मतलब ये डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट प्लांट है. और गार्ड सेल्स के बाद सेल्स आते हैं एक्सेसरी सेल, या तो हम सब्सिडियरी सेल्स भी कहते हैं. डिपेंड करता है पोटेशियम आयन के ऊपर. अगर पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा ओपन होंगे. लेकिन अगर गार्ड सेल्स में पोटेशियम कम है और सब्सिडियरी सेल्स में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे. तो आइए चलिए देखते हैं बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. So guys, mechanism of opening and closing of stomata was given. This mechanism was given by the Levitt in 1974. So हम जो mechanism of opening and closing of stomata देख रहे हैं वो Levitt theory देख रहे हैं, वो आप याद रखिए. Levitt scientist says that opening of stomata generally takes place at a daytime, and closing of stomata generally takes place at night time. Closing of stomata takes place at night time. ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं. अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, at a daytime starch get converted into malic acid, and this malic acid get converted into two different ions. One is a malate ions and second one is hydrogen ions. क्या होता है, डे पीरियड टाइम में स्टार्च का कन्वर्जन मैलिक एसिड में हो जाता है. अब आप सोचो कि स्टार्च कहाँ से आया. जनरली प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सुक्रोज होता है, लेकिन स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है, स्टार्च में. सो नाइट में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है. क्यों, अगर ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर करेंगे तो ग्लूकोज की स्मेल से ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल अट्रैक्ट होंगे और वो लीफ को खा जाएंगे. इसके लिए प्लांट स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं लीफ ग्लूकोज को. तो स्टार्च का डे में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड का मैलिक आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है. अब हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं, दे गोस आउट ऑफ गार्ड सेल. अब बच गया मैलेट आयंस, इनका कन्वर्जन पोटेशियम आयन हो जाता है. और ये पोटेशियम आयन कहाँ जाते हैं, दिस पोटेशियम आयन गोज इनसाइड द गार्ड सेल. सो इन गार्ड सेल पोटेशियम आयन इज मोर. यस, इन गार्ड सेल पोटेशियम आयन इज मोर. यू कैन सी, देखो गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन बढ़ गए. ठीक है,
पोटेशियम आयन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है गार्ड सेल्स के अंदर। एज अ पोटेशियम आयन इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल, what will happen guys? Think about osmosis. If a potassium ion increases in the guard cell, what will happen? Due to the increase in potassium ion in the guard cells, yes, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो जनरेट होगा that will be the hypotonic. Yes, it will be the hypotonic. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा हाइपोटोनिक, मतलब यहाँ पे पोटेशियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन वाटर कम है, तो क्या होगा? वाटर है ना सब्सिडरी सेल में से, वाटर सब्सिडरी सेल में से कहाँ जाएगा? गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि गार्ड सेल्स फुल्ली क्या हो जाएंगे? फुल्ली गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होने के कारण वो क्या होंगे? ब्लास्ट होंगे, मतलब ओपन होंगे। और जब ये ओपन होंगे तब अंदर से क्या बाहर आएगा? अंदर से बाहर आएगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड प्लस बाहर क्या आएगा? ऑक्सीजन बबल। ठीक है, तो ये डे टाइम पे ऐसा हो रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। एट द डे टाइम स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मेलेटाइन एंड हाइड्रोजन एंड गिवन आउट ऑफ guard cell, but melatine converted into potassium ion. This potassium ion increases in the guard cell. As more potassium in the guard cell and less water in the guard cell, water from the subsidiary cell enter inside the guard cell as a osmosis. Movement of water from higher concentration to that of lower concentration. तो subsidiary में water ज़्यादा है, potassium कम है, और गार्ड सेल में पोटेशियम ज्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर सब्सिडरी में से गार्ड में जाएगा और गार्ड सेल स्वेलो हो जाएंगे और अल्टीमेटली ओपन होंगे। जब ओपन होंगे तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों बाहर आएंगे। अब नाइट टाइम में क्या होता है देखिए, एट नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप एंड CO2 concentration increases and ultimately it produces ABA, stand for abscisic acid. Yes, ये देखिए नाइट पीरियड में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होती है। तो फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस स्टॉप हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया AB हार्मोन मतलब एब्सिसिक एसिड हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर AB हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या सिचुएशन जनरेट होती है? कम ऑन, अगर AB हार्मोन अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो पोटेशियम की क्वांटिटी कहाँ बढ़ जाती है? पोटेशियम की क्वांटिटी एक्सेसरी सेल्स में बढ़ जाती है। कहाँ से? गार्ड सेल्स में से एक्सेसरी सेल्स में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर पोटेशियम अगर एक्सेसरी सेल्स में बढ़ जाए तो क्या होगा? अब एंडोस्मोसिस होगा क्या? नहीं, अब क्या होगा? अब एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस होने के कारण देखिए पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेसरी में ज्यादा है और वाटर कम है, और गार्ड सेल्स में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी कम है, और कम होने के कारण क्या होगा? वाटर अब गार्ड सेल्स में से कहां ट्रांसफर होगा? एक्सेसरी सेल में, और जब एक्सेसरी सेल्स फेल होंगे तो वो क्या करेंगे? स्टोमेटा को बंद कर लेंगे, और जब स्टोमेटा बंद होगा तब बाहर से अंदर की तरफ क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज में आएगा एज अ raw material. This is called opening mechanism of opening and closing of stomata explained by the Levitt.